हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और आज हम पढ़ेंगे यीस्ट के बारे में। यीस्ट यानी सैकेरोमाइसीस, जो हम कॉमनली जानते हैं यीस्ट के बारे में। कॉमन यीस्ट होता है सैकेरोमाइसीस। वैसे यीस्ट के कई जीनस हैं जो यीस्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो सैकेरोमाइसीस है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, टेक्सोनोमिक पोजीशन इस तरह से है: डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यूमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, सब क्लास हेमी एस्कोमाइसिटीडी, ऑर्डर एंडोमाइसिटेल्स, फैमिली सैकेरोमाइसिटेसी, जीनस सैकेरोमाइसीस एंड स्पीशीज सेरिविसी। तो माइकोटा यानी फंजाई के अंतर्गत आती है ये, और यूमाइकोटिना यानी ट्रू फंगस जिसमें कि सेल वॉल होती है यूमाइकोटिना, और एस्कोमाइसिटीज़ जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस के अंदर, और हेमी एस्कोमाइसिटीडी इसमें जो माइसीलियम है वो बहुत ही पुअर विकसित होता है या नहीं होता है, यूनिसेलुलर होती हैं कोशिकाएं। एंडोमाइसिटेल्स में डाइकैरियोटिक फेज नहीं पाई जाती, जो कि सभी एस्कोमाइसिटीज़ में वैसे सामान्यतया पाई जाती है। माइसीलियम भी पाया जाता है और डाइकैरियोटिक फेज भी पाई जाती है। तो ये हेमी एस्कोमाइसिटीडी और एंडोमाइसिटेल्स में नहीं होता। सैकेरोमाइसिटेसी इस फैमिली में ज़्यादातर यीस्ट हैं जो कि नॉन माइसीलियल हैं और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं, और जो फिशन और बडिंग के द्वारा जनन करते हैं, और इनमें ज़्यादातर में जो शुगर को फर्मेंट करने की एबिलिटी होती है। तो ये है यीस्ट सैकेरोमाइसीस सर्विसी। तो यीस्ट कहाँ मिलते हैं? यीस्ट ज़्यादातर जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, और सब जगह पृथ्वी पर हर जगह ये मिलते हैं। जैसे बैक्टीरिया जहाँ मिलते हैं यहाँ ये भी मिलते हैं, और जो भी पदार्थ जहाँ पे शुगर है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी में, ऑर्गेनिक मटेरियल में, लिक्विड में भी, लिक्विड के बाहर भी, अंदर भी, सॉइल के ऊपर भी, और एनिमल एक्सक्रीटा हैं उनके ऊपर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, गेहूँ वगैरह जो सड़ रहा है, गल रहा है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ जिसमें से शुगर सिरप निकलता है बाहर, या जो फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हैं, एप्पल हैं, डेट्स हैं, खजूर वगैरह, और फूलों के जो मकरंद है वहाँ जहाँ भी जो शुगरी एक्सीडेंट जहाँ मिलता है, उनको चीनी जहाँ भी मिल जाती है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये वैसे कलरलेस होता है सिंगल सेल अगर इसकी देखें तो, लेकिन पूरे अगर ग्रुप में होता है तो ये थोड़ा क्रीम कलर का या सफ़ेद स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो काले जो अंगूर होते हैं, काले अंगूर के ऊपर एक हल्की सी परत होती है सफ़ेद सी, या और खजूर वगैरह पे भी होती है सफ़ेद सी परत होती है, ट्रांसपेरेंट सी होगी या सफ़ेद परत होगी, तो वो यीस्ट होते हैं। और यीस्ट को बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं इसको, सैकेरोमाइसीस सेरिविसी को, क्योंकि ये ब्रेड मेकिंग में काम में आता है, बियर मेकिंग में, वाइन मेकिंग में काम में आता है सैकेरोमाइसीस सेरिविसी। सैकेरोमाइसीस सेरिविसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, कॉमन और यूज़फुल जो स्पीशीज़ है, जिसको बाकी बहुत तरह के यीस्ट होते हैं, बहुत सारे जीनस हैं जो यीस्ट कहलाते हैं, जो कि यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्य हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा हम लाइफ साइकिल जो पढ़ेंगे सैकेरोमाइसीस सेरिविसी की पढ़ेंगे। तो सैकेरोमाइसीस सेरिविसी जो है, जिसको ब्रेड मेकिंग यीस्ट भी बोलते हैं, इसका जो यूनिसेलुलर होता है ये, तो वैसे एस्कोमाइसिटीज़ में जो माइसीलियल फंजाई होती है, माइसीलियम होता है, कवक जाल होता है, लेकिन यीस्ट में यूनिसेलुलर होती है सेल, सिंगल सेल जो है ओवल या स्फेरिकल सेल होती है।
और इसका साइज़ 2 से 8 माइक्रोन तक होता है और डायमीटर जो है 3 से 15 माइक्रोन तक सॉरी जो डायमीटर है वो 2 से 8 है और लंबाई जो है इसकी लेंथ है वो 3 से 15 है, यानी थोड़ी सी लंबी होती है। तो इंडिविजुअल सेल जो है वो बिल्कुल हाईलाइन दिखती है, यानी कलरलेस दिखती है और चारों तरफ एक सेल वॉल से घिरी होती है। सेल वॉल जो है वो ग्लूकेन्स और मेनन की बनी होती है मुख्य रूप से, जो कि ग्लूकोज और मैनोज के पॉलीमर होते हैं और कुछ ट्रेसेस में प्रोटीन, लिपिड और काइटिन भी होता है, लेकिन सेल्यूलोज नहीं पाया जाता सेल वॉल में। प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ग्लाइकोजन, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी जो यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं और एक बीच में बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है। तो एक मैच्योर जो वेजिटेटिव सेल है उसकी ये खास अभिलाक्षणिक आकृति है कि उसमें सेंटर में एक वैक्यूल रिक्तिका पाई जाती है और एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और दानेदार साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्रोमोसोम्स 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्योंकि ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है ये बहुत ही उपयोगी फंगस है। इसका जो अध्ययन है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है और जेनेटिक्स में होता है और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जानने के लिए होता है। और इसका जो जीनोम है, सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल है जिसका कि कंप्लीट जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी वो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। 1996 में इसका पब्लिकेशन हुआ था इसके जीनोम का। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है क्योंकि ये बहुत ही छोटी साइज़ की है और बहुत जल्दी डबल हो जाती है, 1 घंटे में ये डबल हो जाती है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है बहुत फास्ट है और बहुत ही कम स्पेस में, बहुत सस्ते में हम इसको कल्चर कर सकते हैं और इसकी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसकी जो फिजियोलॉजी है वो यूकैरियोटिक सेल है, तो इसकी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनका अध्ययन करने में और म्यूटेशन का अध्ययन करने में, माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करने में, उन सभी में इसको काम में लेते हैं। तो ना सिर्फ ये बेकर्स यीस्ट है, ब्रूअर्स यीस्ट है, बल्कि ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट यीस्ट भी है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है इसमें जो न्यूट्रिशन अभी हमने बताया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जो कि सेप्रोफिटिक टाइप का होता है, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से इसका भोजन प्राप्त होता है। सैकेरोमाइसिस एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। सैकेरोन मीन्स शुगर, माइकिटीज मीन्स फंजाई, तो यानी शुगर फंजाई। तो सबसे ज़्यादा जो इसको जो भोजन प्यारा है वो शुगर है। तो सैकेरोमाइसिस में यानी यीस्ट में की सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम का सिक्रीशन ये बाहर जो माध्यम है उसमें करती हैं, माध्यम में सिक्रीशन होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स का मिश्रण उसको कहते हैं जाइमेज, उनका सिक्रीशन होता है जिससे जो कॉम्प्लेक्स शुगर हैं, जो शर्कराएँ हैं, उनको सिंपल शुगर में बदल देते हैं और वो जो सिंपल शुगर हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अवशोषण फिर यीस्ट कोशिका कर लेती है। तो इस तरह से यीस्ट अपना जो भोजन प्राप्त करती है बाहर एंजाइम्स के द्वारा, बाहर ही खाना पचा लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और फिर उसका अवशोषण होता है। यीस्ट सेल जो है जो अब इनका शुगर का अवशोषण उसने कर लिया, अवशोषण करने के बाद जो शुगर का जो पाचन होता है या शुगर का जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा इन शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो शुगर मॉलिक्यूल टूटते हैं CO2 और H2O में और एनर्जी निकलती है जो कि यीस्ट अपनी जो दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में काम में लेती है उस एनर्जी को। कई बार जब ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती तब भी यीस्ट में रेस्पिरेशन होता है, तो
लेकिन उस समय CO2 और H2O में नहीं टूटता ये ग्लूकोज, बल्कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल और CO2 में टूटता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इससे थोड़ी कम एनर्जी निकलती है जो कि यीस्ट की कोशिका अपने कामों के लिए उपयोग में लेती है। और ये जो इथाइल अल्कोहल मिलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ये हमारे कमर्शियल यूज़ की होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आटा होता है, जो ब्रेड मेकिंग में काम में लिया जाता है, तो उठ जाता है आटा। जो उठता है उसमें बुलबुले निकलते हैं, उससे जो आटा है वो हल्का हो जाता है, ब्रेड हल्की हो जाती है। और ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसको भी हम काम में लेते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूजेस में काम में लेते हैं। बहुत सारे बेवरेज बनते हैं, बियर बनती है, वाइन बनती है इससे। तो ये जो इस तरह का जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें इथाइल अल्कोहल और CO2 बन रही है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो क्रिया है यीस्ट की, ये हमारे बहुत ही उपयोग की है। तो इसी से इंडस्ट्री जो हैं वो इस जो इसका गुण है यीस्ट का, उसको काम में लेती है हमारी ब्रेड मेकिंग और वाइन मेकिंग इंडस्ट्रीज़। तो सैकेरोमाइसीस की ग्रोथ होती है कैसे? तो इसकी जो सेल जो है पूरे साइज़ में, ओवरऑल साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद जनन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है तथा फिशन के द्वारा होता है, तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जो कि गेमिटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है। यानी ये जो इसकी सेल हैं वो ही गेमिटेंजिया की तरह से काम करती हैं और उनमें फ्यूज़न होता है। जो वेजिटेटिव सेल हैं वही गेमिटेंजिया की तरह काम करने लग जाती हैं, अलग से सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। लेकिन सेक्सुअल जो प्रोसेस है उसके तीनों स्टेप्स, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, तीनों इसमें पाए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से एक जो ये पेरेंट सेल है उसके ऊपर एक छोटी सी बड बन गई है। ये तो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट सेल है उसमें एक पतली भित्ति बन जाती है, छोटी सी और नरम होती है। तो वहाँ से ये उभार बन जाता है और उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है और रिक्तिका का भी विभाजन होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है। तो एक रिक्तिका और एक न्यूक्लियस उस बड के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ से दोनों ये जुड़े हुए होते हैं, उसमें संकुचन होता है मातृ कोशिका तथा पुत्री कोशिका में, और फिर ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, अलग अलग इनकी सेल वॉल बन जाती है, भित्ति बन जाती है और संकुचन होता है और उन दोनों के बीच का जो संपर्क है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल अलग कोशिका बन जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, हटती नहीं हैं एकदम से कुछ समय तक। और पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका के ऊपर लगी रहती है, जुड़ी रहती है, तभी जनन होने लग जाता है और दूसरी इसमें बड बनने लग जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो पुत्री कोशिकाओं में भी बड बनने लग जाती हैं, तो एक माइसीलियम बन जाता है। इसको स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। बहुत सारी एक जो चेन बन जाती है ये पेरेंट कोशिका और पुत्री कोशिकाओं की, ये शाखित या अशाखित हो सकती है, इसको कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो इसमें स्यूडोमाइसीलियम में लगभग 64 कोशिकाएं तक देखी गई हैं आपस में जुड़ी हुई, और फिर ये बहुत ही धीमी जुड़ी हुई होती हैं, कमज़ोर रूप से जुड़ी होती हैं। तो ये अलग अलग हो जाती हैं, हर एक जो यीस्ट सेल है वो अलग हो जाती हैं। इस तरह से एक यीस्ट सेल से बहुत सारी यीस्ट सेल बन जाती हैं। तो इस तरह बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी में। ये जो बड के बाद नीचे जो देख रहे हैं इसमें बर्थ स्कार रहता है, जो कि अवतल एक स्कार है, गड्ढा है, और बड स्कार ऊपर उत्तल एक उभार के रूप में दिखाई देता है। दूसरी प्रकार के जो यीस्ट हैं उनमें फिशन की तरीके से
अलैंगिक जनन होता है। फिशन यीस्ट जो हैं जैसे कि शाइज़ोसैकेरोमाइसिस, इसमें कोशिकाएं लंबी होती है और जनन के समय और ये लंबी हो जाती है और बीच में से खांच बनती है और सेप्टा बनने लग जाता है, पट निर्माण होता है इसमें, कॉन्सेंट्रिक पट होता है जो कि कॉन्सेंट्रिक होता जाता है और अंदर की तरफ ये पूरा पट बन जाता है और न्यूक्लियस 2 भागों में विभाजित होता है और रिक्तिका भी 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। इस तरह से एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दोनों पुत्री कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। फिशन के द्वारा जो 2 कोशिकाएं बनती हैं वो दोनों समान आकार की होती हैं, जबकि ये जो बडिंग के द्वारा जो बनी है पुत्री कोशिका छोटी होती है, मात्र कोशिका बड़ी होती है। तो इस तरह से फिशन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है शाइज़ोसैकेरोमाइसिस में, जिसको फिशन यीस्ट भी कहते हैं। तो बडिंग जो है ये ज़्यादा कॉमन है और सैकेरोमाइसिस सेरेविसी में इसी प्रकार से जनन होता है बडिंग के द्वारा, फिशन के द्वारा कम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यीस्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होता है, यानी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस तीनों स्टेप्स पाए जाते हैं और ये तीनों स्टेप जल्दी हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, एंथीरिडिया और ऊगोनिया नहीं बनते और सेक्सुअल प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, लेकिन तीनों स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो यीस्ट में 2 तरह की सेल्स होती हैं। जो यीस्ट का जो मिक्सचर है, जो बेकर्स यीस्ट है, जो उसमें दोनों तरह के सेल्स होते हैं, ड्वार्फ सेल्स भी होती हैं और लार्ज सेल्स भी होती हैं। तो ड्वार्फ सेल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो ये हैप्लॉइड सेल में 2 तरह के स्ट्रेन होते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन। तो प्लस और माइनस स्ट्रेन ये ऑपोजिट स्ट्रेन होते हैं और जब ये पास पास आते हैं तो इनमें कॉन्जुगेशन हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है। तो जब ये अकेला ही एक टाइप होता है यानी प्लस टाइप के हैं तो सिर्फ ये बडिंग के द्वारा जनन करते रहते हैं, और अगर प्लस माइनस दोनों तरह के मिल गए तो ये तुरंत ही कॉन्जुगेशन के द्वारा जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये देखिए प्लस माइनस है, तो कॉन्जुगेशन होने से जैसे ही प्लस माइनस पास पास आते हैं तो इनमें हार्मोन का जो सिक्रीट होते हैं उसके वजह से ये इसकी जो शेप चेंज होने लग जाती है। तो शेप ये पीयर शेप की हो गई है और पीयर शेप की होने के बाद इनका जो ये जो नई जो सेल वॉल बनी है, जो एक चोंच के रूप में जो दिख रही है, उसमें आपस में कुछ चिपकने की जैसे भी क्षमता होती है, तो ये आपस में चिपक जाती हैं और ये फ्यूज़ हो जाती हैं इस तरह से। तो ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया, इसमें दोनों जो भित्तियाँ हैं वो जुड़ गई हैं, डाइकैरियन बन गया। और उसके बाद जो न्यूक्लियस है, जो 2 न्यूक्लियस पास पास आए हैं उनमें फ्यूज़न हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दोनों न्यूक्लियर के फ्यूज़न को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूक्लियस बना है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर होता है उस सेल को कहते हैं जाइगोट। तो इस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला जाइगोट है इसमें फिर बड बनती है और ये बड के द्वारा नई यीस्ट सेल बन जाती है। तो ये नई यीस्ट सेल जो बनी है वो है लार्जर स्ट्रेन। ड्वार्फ स्ट्रेन तो हैप्लॉइड सेल होती है और ये होती है डिप्लॉयड सेल जो कि लार्ज स्ट्रेन है। तो लार्ज स्ट्रेन की इस तरह से बहुत सारी सेल बनती जाती हैं बडिंग के द्वारा। तो जो कमर्शियल जो यूज़ में आता है उस यीस्ट में ये डिप्लॉयड सेल्स ही होती हैं, लार्जर स्ट्रेन होता है और इस तरह से ये बडिंग के द्वारा बहुत सारी अपनी संतति बनाती रहती हैं। जब विपरीत परिस्थिति आती हैं तो ये जो डिप्लॉयड सेल हैं, ये डिप्लॉयड सेल इसमें मियोसिस हो जाती है। अभी तक तो क्या माइटोसिस हो रही है और बडिंग के द्वारा ये डिप्लॉयड सेल वापस और डिप्लॉयड सेल बनाते रहते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थिति आने पर यानी जो भोजन की कमी होने पर या टेम्परेचर की कमी होने पर इसमें मियोसिस होता है और एस्कोस्पोर बन जाते हैं। मियोसिस से 4 एस्कोस्पोर बनते हैं
मियोसिस से 4 न्यूक्लियस बनते हैं और उससे 4 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। और ये एस्कोस्पोर होते हैं, ये मोटी भित्ति के होते हैं और ये रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर और एंजाइम्स वगैरह उनके प्रति। तो अब फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एस्कोस्पोर वापस जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होके ये नई यीस्ट सेल बनाते हैं और यीस्ट सेल फिर वापस बड के द्वारा जनन करने लग जाती है। तो अनुकूल परिस्थिति में एस्कोस्पोर मोटी भित्ति वाले बनेंगे और ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर प्रतिकूल कंडीशन में एस्कोस्पोर बनते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति में यीस्ट सेल बनती हैं, बडिंग के द्वारा जनन करती हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये लाइफ साइकिल दिखाई है सैक्चारोमाइसीस सेरेविसी की। इसमें आप ये ए चित्र देखें। ए चित्र में ड्वार्फ स्ट्रेन सेल हैं, छोटी सेल हैं जो कि स्फेरिकल होती हैं। ये स्फेरिकल सेल ये बड के द्वारा जनन कर रही हैं, बडिंग के द्वारा। और ये ड्वार्फ स्ट्रेन सेल्स हैं जो 2 तरह के स्ट्रेन होते हैं, इसमें प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस की स्ट्रेन की सेल पास पास आती हैं, तो ये गेमिटेंजिया की तरह से काम करती हैं, यानी प्लस और माइनस स्ट्रेन की सेल जो वेजिटेटिव सेल हैं वही गेमिटेंजिया की तरह काम कर रही हैं। गेमिटेंजिया, अब इसमें प्लाज्मोगेमी हो गई, दोनों गेमिटेंजिया जुड़ गई और प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ कैरियोगेमी हो गई। ये ई डायग्राम है। डी में प्लाज्मोगेमी दिखी है और ई में ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, कैरियोगेमी हो गई। और ये जो लार्ज स्ट्रेन का सेल है ये थोड़ा सा ओवल होती हैं। ये जो ए डायग्राम में आपने देखना, ये ड्वार्फ सेल हैं, ये स्फेरिकल हैं, जबकि यहाँ ये जो एफ डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें ये लार्ज स्ट्रेन की सेल है और ये डिप्लॉइड सेल है। जबकि ए जो डायग्राम है उसमें है ड्वार्फ सेल, हैप्लॉइड सेल है, ये है डिप्लॉइड सेल। ये डिप्लॉइड सेल भी बड के द्वारा जनन करती है और वापस डिप्लॉइड सेल बनाती रहती है, माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा न्यूक्लियस का विभाजन होता है। ये जो सोमेटिक सेल है, डिप्लॉइड सेल है, उसमें विपरीत परिस्थिति आने पर ये ही सेल एस्कस मदर सेल की तरह काम करती है। तो एस्कस मदर सेल जब बनती है तो क्या चेंज आता है वेजिटेटिव सेल से कि उसकी जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, ये समाप्त हो जाती है। वेजिटेटिव सेल का अभिलाक्षणिक गुण है यीस्ट में कि उसमें बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो ये रिक्तिका समाप्त हो जाती है और ये एस्कस मदर सेल बन जाती है। एस्कस मदर सेल का जो न्यूक्लियस है अब उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। अभी तक जहाँ बडिंग हो रही थी तब यहाँ माइटोटिक डिवीज़न होता था न्यूक्लियस में, और अब यहाँ एस्कस मदर सेल बन गई है। अब यहाँ मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे 4 न्यूक्लियस बनेंगे मियोसिस से, जिसमें कि आधे होंगे गुणसूत्र और ये हैप्लॉइड सेल कहलाती हैं। तो जैसे 16 गुणसूत्र होते हैं डिप्लॉइड सेल में, तो यहाँ 8 ही गुणसूत्र रह जाएंगे। तो ये एस्कस 4 न्यूक्लियाई जो बने, इन चारों न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और ये मेम्ब्रेन बन जाती है इनके चारों तरफ, और उसके बाद सेल वॉल बन जाती है और इस तरह से ये एस्कोस्पोर में परिवर्तित हो जाते हैं जो एस्कस के अंदर होते हैं। तो एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर्स हैं जो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर फूल जाते हैं और ये एस्कस को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और एस्कोस्पोर का फिर जर्मिनेशन होता है। इस तरह से दिखाया, एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन होके ये यीस्ट सेल बन जाती हैं। तो यीस्ट सेल, इसके अंदर रिक्तिका होती है, न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इस तरह से यीस्ट सेल फिर वापस बडिंग के द्वारा जनन करने लगती है। तो ये यीस्ट सेल जो बनी है एस्कोस्पोर के जर्मिनेशन से, ये हैप्लॉइड हैं और ये ड्वार्फ स्ट्रेन कहलाती हैं। जबकि यहाँ ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद जो यीस्ट सेल बनी है वो डिप्लॉइड है और लार्ज स्ट्रेन यीस्ट सेल कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि ड्वार्फ स्ट्रेन और लार्ज स्ट्रेन बनते रहते हैं, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल बनती रहती हैं बारी बारी से। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल।
दूसरी प्रकार का यीस्ट है सेकेरोमाइकोइडिस लुडविगाई। इसमें जो ये एस्कस मदर सेल है, एस्कस मदर सेल, ये देखो ई डायग्राम देखो, एस्कस मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस से 4 न्यूक्लियस बने जिससे 4 एस्कोस्पोर बने। लेकिन ये 4 एस्कोस्पोर एस्कस मदर सेल से बाहर ही नहीं निकलते, एस्कस से बाहर ही नहीं निकलते और इनमें फ्यूज़न हो जाता है। तो ये एस्कोस्पोर जो बनते हैं 2 प्लस होते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन होते हैं। इसमें भी जो बने थे यहाँ जो सेकेरोमाइसिस सर्विसी में भी, इसमें भी 2 प्लस स्ट्रेन के हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के हैं, लेकिन इनमें सभी एस्कस से बाहर निकल जाते हैं और सब वापस नए इंडिविजुअल बनाते हैं और उसमें वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा। लेकिन यहाँ सेकेरोमाइकोइडिस लुडविगाई में जो 4 एस्कोस्पोर बने, ये एस्कस के अंदर ही हैं और एस्कस के अंदर ही प्लस और माइनस स्ट्रेन में फ्यूज़न हो गया। ये देखिए इसमें ए जो डायग्राम है, यहाँ प्लाज्मोगेमी हो गई और प्लाज्मोगेमी के बाद ये कैरियोगेमी भी हो गई, यानी जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का अंकुरण हुआ, यानी एस्कोस्पोर का अंकुरण हुआ ही नहीं, प्लाज्मोगेमी हो गई सीधा ही, जाइगोट का अंकुरण हुआ। जाइगोट के अंकुरण के बाद ये जो स्प्राउट माइसीलियम बना, स्प्राउट माइसीलियम में माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये बड बनती हैं और बड में जो पेरेंट कोशिका से जो अलग होती हैं वो सेप्टम के द्वारा, पट निर्माण के द्वारा होती हैं। वैसे जो बडिंग यीस्ट है उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, तब वो पुत्री कोशिका बनती है। यहाँ पर संकुचन की बजाय बड तो बनी है लेकिन पट बना है उसके अंदर और पट के द्वारा ये अलग हो गई। तो इस तरह से ये बन गई स्प्राउट सेल। तो ये स्प्राउट सेल है डिप्लॉइड सेल। तो इस तरह से डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड ही डिप्लॉइड चल रही है इसमें। हैप्लॉइड सेल सिर्फ एस्कोस्पोर हैं जो कि बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से ये डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल है जिसमें पूरी जो स्टेज है वो डिप्लॉइड अवस्था होती है। एक दूसरे प्रकार की यीस्ट है शाइजोसेकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस। इसमें आप ये देखिए ए डायग्राम है, ये यीस्ट सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। ये इसमें फ्यूज़न हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल में फ्यूज़न होता है, ये प्लाज्मोगेमी हुई और उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ यानी कैरियोगेमी हो गई। तो इस तरह जाइगोट न्यूक्लियस बन गया। अब ये जाइगोट न्यूक्लियस जो कैरियोगेमी हुई, इसमें तुरंत बाद ही मियोसिस हो जाता है। यहाँ कोई बडिंग वगैरह नहीं होती, इसमें कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा और सीधा ही ये मियोसिस हुआ और 2 न्यूक्लियस बने और 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए। तो इस तरह से ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी थी, बी डायग्राम में बन रहा है और सी डायग्राम में आप देख रहे हैं छोटी सी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है। ये धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है। डी में आप देखें और चौड़ी हो गई है और ई में ये और चौड़ी हो गई है और इस तरह से डंबल शेप का ये बन गया है। तो इस तरह से 4 न्यूक्लियाई बने और फिर ये 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं और 8वां न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और ये 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। ये मेम्ब्रेन बन जाती है और 8 एस्कोस्पोर बन गए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिप्लॉइड अवस्था सिर्फ ये डी वाला जो डायग्राम है यहाँ जाइगोट के रूप में है, बाकी डिप्लॉइड अवस्था कहीं नहीं है। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें पूरी जो स्टेज हैं सब हैप्लॉइड स्टेज है। तो इस प्रकार से यीस्ट में हम देख रहे हैं 3 प्रकार की लाइफ साइकिल हैं। शाइजोसेकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और सेकेरोमाइकोइडिस लुडविगाई में ये है डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल और सेकेरोमाइसिस सेरेविसी में डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी दोनों प्रकार के डिप्लॉइड हैप्लॉइड अवस्था हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का ये डायग्राम है जिसमें दोनों स्टेजेस बराबर हैं, हैप्लोफेज और डिप्लोफेज। और इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर हम देखें तो हम मोटे रूप से 3 भागों में यीस्ट को बांट सकते हैं। बडिंग यीस्ट होते हैं जिसका कॉमन एग्जाम्पल है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। एक और स्पीशीज़ है सेकेरोमाइसिस इलिप्सॉइडिस, ये भी कॉमन है। और फिशन यीस्ट है जिसका एग्जाम्पल है शाइजोसेकेरोमाइसिस, इसकी शाइजोसेकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस कॉमन स्पीशीज़ है।
इसके बाद हेलोबियल यीस्ट है, जो कि इनमें बीज की अवस्था पाई जाती है, यानी जब बडिंग होती है तो बडिंग के द्वारा होता है जनन, लेकिन बड का जो निर्माण होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन की बजाय पट का निर्माण होता है। इस तरह से बड बनती है। तो बडिंग यीस्ट में बड बनती है कंस्ट्रिक्शन के द्वारा, फिशन यीस्ट में ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा 2 सेल बनती हैं, और हेलेबियल यीस्ट में दोनों प्रकार की बड और ट्रांसवर्स सेप्टा दोनों प्रकार का मिला जुला स्वरूप मिलता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के यीस्ट हैं। तो जो कॉमन यीस्ट है, यीस्ट ऑफ कॉमर्स जो कहलाता है, या ब्रूअर्स यीस्ट कहलाता है, बेकर्स यीस्ट कहलाता है, वो है सेकेरोमाइसीस। और उसमें से भी सेकेरोमाइसीस की भी लगभग 30 जातियां हैं, जिसमें से सेकेरोमाइसीस सेरेविसी जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक कॉमन और पॉपुलर और सबसे यूज़फुल जाति है। थैंक यू।